जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ACP 350 में। और ये है कम समय में ज़्यादा अध्ययन करने का एक बेहतर तरीका। और इस तरीके के तहत आज हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 10, जिसका नाम है नए साम्राज्य और राज्य। यानी कि इससे पहले हम 9 चैप्टर कर चुके हैं। 10वां चैप्टर ये हमारा शुरू हो रहा है, नए साम्राज्य और राज्य। तो चलिए शुरू करते हैं। अरविंद राजा बना। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। उसने सोचा था कि वह शहरी वेशभूषा में मूछों पर ताव देते हुए पहले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। जरा सोचो उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर वीणा भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। एक संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है वह? अरविंद सोचने लगा। तो ये हैं अरविंद। अरविंद को देखिए आप। अरविंद राजा बनाए गए हैं। इन्होंने राजा का किरदार अदा किया है एक सीरियल में, जो कि इनके स्कूल में हुआ था। अरविंद को देखो आप। चलो अब मैं क्या ही कहूँ, अब आपने देख लिए होंगे अरविंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार और देख लो। अच्छा, अरविंद राजा। ओके, आई एम सॉरी। चलिए शुरू करते हैं। क्या बताती हैं प्रशस्तियां? क्या बताती हैं प्रशस्तियां? दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। कहाँ पे है ये अभिलेख? इलाहाबाद में है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिशेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसे तुमने अध्याय 9 में गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा, परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और बढ़ गया। चलिए, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति आओ देखें। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है? कवि ने इससे राजा की एक योद्धा, युद्ध जीतने वाले राजा, विद्वान तथा उस उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। कहाँ? अभी आप देखेंगे कहाँ। यहाँ, योद्धा समुद्रगुप्त। योद्धा समुद्रगुप्त क्या लिखा है? जिनका शरीर युद्ध मैदानों में कुठारों आई जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तारों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घाव के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। वाह! यह वर्णन तुम्हें उस राजा के बारे में क्या बताता है? राजा किस प्रकार युद्ध लड़ते थे, ये बताना है आपको। ये जो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं फाटू, ये एक ऊपर एक नीचे। ऊपर ये कोई पुरुष है, सिक्के पर छपा हुआ। नीचे ये कोई स्त्री सी लग रही है। चलिए इनके बारे में देखते हैं। वीणा बजाने वाले राजा समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया है, जैसे इस सिक्के में उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। अच्छा, ये समुद्रगुप्त राजा हैं जो कि वीणा बजा रहे हैं, और सिक्के पर इनकी जो है ये सूरत मूरत बनाई गई है। चलिए, अगर तुम मानचित्र 7 पृष्ठ 105 को गौर से देखो तो पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। उसी तरह कुछ क्षेत्र बैंगनी और नील रंग के भी मिलेंगे। यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिशेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। नंबर 1, मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यवर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। नंबर 2, इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र में लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने
उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। तो समुद्रगुप्त अच्छा आदमी था यार। ओके, नंबर 3, पड़ोसी देशों को आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से रंगा गया है। इनमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तरी पश्चिमी के कई गण या संघ, यानी अध्याय 5 को याद करो आप, आते थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। नंबर 4 है, वहां इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उसके साथ किया। आइए, तो ये रहा मानचित्र। मानचित्र में प्रयाग यानी कि इलाहाबाद का पुराना नाम प्रयाग, उज्जैन तथा पाटलिपुत्र यानी कि आज का नाम पटना ढूंढो। ये गुप्त शासन के महत्वपूर्ण केंद्र थे। आर्यभट्ट तथा दक्षिणापथ के राज्यों के साथ समुद्रगुप्त के व्यवहार में क्या अंतर था? क्या इस अंतर के पीछे तुम्हें कोई कारण दिखाई देता है? यदि हाँ तो कमेंट करके अवश्य बताएं। तो ये रहा मानचित्र हमारा, इतना काफी है। ओके, मानचित्र 7 जिसके बारे में अभी हम ऊपर पढ़ रहे थे। और ये आप देख ही पा रहे हैं कि थानेश्वर है, मथुरा है, कन्नौज है, प्रयाग है, उज्जैन है, पाटलिपुत्र, नालंदा, बल्लवा, भरूची, सातवाहन, अजंता, और इनके बारे में ये लाल बिंदु, नीले, काले, पीले बिंदुओं के बारे में अभी आपने ऊपर पढ़ा ही था। तो ये तो रही मानचित्र की बात। अब आगे ऐसे विक्रम संवत क्या होती है, इसके बारे में आज जानेंगे। 58 ईसा पूर्व से 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अब बात आती है इस हेडिंग की, जो है कि वंशावलियां। वंशावलियां क्या हैं? अधिकांश प्रशस्तियां शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती हैं। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के प्रपितामह यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के प्रपितामह, पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। उनकी मां कुमार देवी लिच्छवी गण की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराज अधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने यह भी उपाधि धारण की। उनके दादा और परदादा का महाराज के रूप में ही उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। आगे देखिए, अगली हेडिंग है हमारी इन उपाधियों का महत्व। इन उपाधियों को महत्व के एक मिनट इन उपाधियों को महत्व के हिसाब से सजाओ। राजा, महाराज, अधिराज, महाराजा। चलिए, समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली, पूर्वजों की सूची से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है उन्होंने पश्चिमी भारत में सेना अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। इनमें से कुछ के बारे में जानकारी अध्याय 11 में मिलेगी। अगली हेडिंग रही हमारी हर्षवर्धन तथा हर्षचरित्र। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे। उन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित्र लिखी। किसने लिखी हर्षचरित्र? जो पुस्तक है, बाणभट्ट ने। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी तीर्थयात्री स्वान, जिनके बारे में तुमने अध्याय 9 में पढ़ा, काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने वहां जो कुछ देखा उसका विस्तृत वर्णन दिया है। चलिए, विस्तृत वर्णन दिया है। हर्ष अपने माता पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेश्वर के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। मानचित्र 7 पृष्ठ 105 में देख लेना। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया।
मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। भारत का राजनीतिक मानचित्र देखो और सूची बनाओ कि जब हर्षवर्धन का बंगाल तथा नर्मदा तक गए होंगे तो आज किन किन राज्यों से गुजरे होंगे। ये सूची बनानी है आपको अपनी डायरी में। ओके, चलिए अगला है हमारा हेडिंग पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राजवंश कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहां कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध हट जावे पुलिकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रविकीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। इसमें उनके पूर्वजों, खास तौर से पिछली 4 सीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। अब बात आएगी रवि कीर्ति के अनुसार। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई में दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। इनके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे। वे कौन से अन्य शासक थे जो तटों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे? अध्याय 9 को देखेंगे। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था? इन राज्यों का प्रशासन, आइए देखते हैं। हाँ, पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि का सबसे महत्वपूर्ण भूमि कर यानी कि टैक्स, कौन सा? भूमि वाला, सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर आ जाइए, उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण के तौर पर पहला उदाहरण है, कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कि कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्यायाधीश अधिकारी थे। दूसरा है, कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। जैसे कि हरिसेन एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारामात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। अगला है संभवतः वहां के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सरथवाह यानी कि व्यापारियों के काफिलों का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी कि लिपकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक
शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। सोचकर बताओ कि अफसरों का पद अनुवांशिक कर देने में क्या फायदे और क्या क्या नुकसान हो सकते थे। अब हम पढ़ेंगे एक नए प्रकार की सेना के बारे में। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। बदले में इनसे कुछ भी भूमिदान दिया बदले में इनमें से कुछ को भूमिदान दिया जाता था। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सोना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। जिससे वे किसकी सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। जहां कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। दक्षिण के राज्यों में सभाएं। क्या है अगली हेडिंग हमारी? दक्षिण के राज्यों में सभाएं। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहां उर नामक ग्राम सभा होने की बात कही गई है। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रहीं। अब बात आती है उस जमाने में आम लोग। जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राजदरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। इस नाटक में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली। आइए पढ़ते हैं कहाँ मिली और कैसे मिली। एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली। एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी, पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निगल गई। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बुरी तरह से पेश आया। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। पहले उसको डांट रहे थे। आज अगर किसी गरीब आदमी को कुछ मिलता है और वह पुलिस में खबर करता है, तो क्या उसके साथ इसी तरह का बर्ताव किया जाएगा? नहीं। एक प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बताओ जिसने प्राकृत में उपदेश दिए, और एक राजा का नाम बताओ जिसने प्राकृत में अपने अभिलेख लिखवाए। और ये अध्याय 6 और 7 में आप पढ़ चुके हो, तो बहुत आसान और सरल रहेगा इसका जवाब देना आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। चीनी तीर्थयात्री फासियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। यह आवाज सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। वाह। एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। क्या किया गया है? देखिए राजा की सेना। राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे।
इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीजें जैसे बर्तन, असबाब, जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे। ओहो। खाने पीने का सामान, बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीजें शामिल होती थीं। ये सारी चीजें ठेले गाड़ियों पर या ऊंटों या हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लादकर ले जाई जाती थीं। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल तथा सुराही बजाते हुए चलते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़ तथा फूलों का उपहार लाते थे तथा जानवरों को भी चारा देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या कोई अनुरोध उनके सामने रख सके। पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थीं। अक्सर गांव वालों को झोंपड़ियां हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफलों में जुते बैल इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। बाणभट्ट लिखते हैं, पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। सेना के साथ ले जाई जाने वाली चीजों की सूची बनाओ, जो कि अभी आपने पढ़ी। ग्रामवासी राजा के लिए क्या क्या लेकर आते थे, ये बात भी आप पढ़ चुके हैं, बता देना इन्हें। बात आ गई है अनियंत्र की, यानी कि हम हैं चैप्टर समाप्ति की तरफ, अध्याय समाप्ति की तरफ है। मानचित्र 6 पृष्ठ क्षेत्र 77 में अरब ढूंढो। ढूंढो भैया। मरुभूमि होते हुए भी सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र था। दरअसल अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेदुइन थे, जो घुमक्कड़ कबीले के थे। ये मुख्य रूप से ऊंटों पर आश्रित होते थे, क्योंकि यह एक ऐसा मजबूत जानवर है जो मरुभूमि में भी स्वस्थ रह सकता है। मरुभूमि समझ रहे हो, मरुस्थल, रेगिस्तान वगैरह। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना है। उनके बाद सभी को समान माना गया है। यहाँ इस्लाम धर्म की के पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश दिया गया है। आइए देखते हैं। मुसलमान स्त्रियों और पुरुषों के लिए विश्वास रखने वाले स्त्री और पुरुषों के लिए भक्त स्त्रियों और पुरुषों के लिए सच्चे स्त्रियों और पुरुषों के लिए धैर्यवान और स्थिर मन के स्त्रियों और पुरुषों के लिए दान देने वाली स्त्री और पुरुषों के लिए उपवास रखने वाले स्त्री और पुरुषों के लिए अपनी पवित्रता बनाए रखने वाली स्त्रियों और पुरुषों के लिए अल्लाह को हमेशा याद करने वाली स्त्री और पुरुषों के लिए अल्लाह ने इन सब के लिए ही क्षमा और पुरस्कार रखा है। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। अरब नाविक जो उस उपमहाद्वीप की तटीय बस्तियों से पहले से ही परिचित थे, जब अपने साथ इस नए धर्म को भी ले आए अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध, आज के पाकिस्तान में, को जीत लिया था। मानचित्र 6 में उन रास्तों को ढूंढो जिससे नाविक तथा सिपाही इस उपमहाद्वीप में आए होंगे। ठीक है, तो चैप्टर हो गया समाप्त। अब शुरू होगा आपके स्क्रीनशॉट का काम। तो ये ले लीजिए आप यहाँ का स्क्रीनशॉट, और हम आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे उपयोगी शब्द, जैसे कि प्रशस्ति इसको कहते हैं। ये आपको अपनी डायरी में लिखना है, या रफ पे, जहाँ भी, या कमेंट बॉक्स में, जहाँ भी आप लिखना चाहें, क्योंकि लिखने से चीजें और अच्छी याद हो जाती हैं। आर्यवर्त, दक्षिणापात, वंशावली, अनुवांशिक पदाधिकारी, सामंत, सभा और नगरम, इनका क्या मतलब है, जो कि अभी आपने चैप्टर में पढ़ा ही है। इस सब का आपको लिखकर बताना है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम तब तक आपको कुछ महत्वपूर्ण तिथियां बता दें कि गुप्त वंश की शुरुआत 1700 साल पहले और हर्षवर्धन का शासन 1400 साल पहले। स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया होगा। अब आगे आओ चर्चा करें का भी स्क्रीनशॉट लीजिए आप, उसके बाद में आओ करके देखें का भी एक स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए। तो चैप्टर हो गया समाप्त। मुलाकात होगी अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।